पहले थोड़ा मजे के लिए मैं एक एक्टिविटी दिखाना चाह रही हूँ, जिसको एनालाइज हम अभी नहीं करेंगे, उसको बाद में करेंगे। असल में फोर्सेस के साथ एक सबसे अजीब बात ये है कि फोर्सेस हमेशा, अधिकतर फोर्सेस हमेशा हिडन होते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, खाली महसूस भी उन्हीं फोर्सेस को कर सकते हैं जिसको हम खुद लगा रहे हों। तो एक्चुअली फोर्सेस कंप्लीटली हिडन होते हैं, तो इसलिए उनकी एनालिसिस या उनको समझ पाने के लिए खाली उनके असर हमें देखने पड़ते हैं, उनके इफेक्ट्स देखने पड़ते हैं। इसलिए फोर्स इतना आसान टॉपिक नहीं जैसा लगता है। न्यूटन ने 3 लॉ दिए तो ऐसा दुनिया ने ऐसा समझना चालू किया कि उन्हें समझना आसान था, लेकिन कई हजार सालों में न्यूटन जैसा एक दिमाग आया जिसने ये 3 लॉज निकाले या खोजे, और वो असल में कई मायनों में काफी गहरे हैं, देखने में बहुत सिंपल लगते हैं लेकिन वो काफी गहरे हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले एक एक्टिविटी से स्टार्ट कर रही हूँ, और उसके बाद फिर हम फोर्सेस पे आएंगे। बस मैं एक बार जरा सा अपना ये खोल लूँ। तो देखिए मेरे हाथ में एक आप में से हमने कहा था कि अगर आप कर सकें तो 3 इनका इंतजाम करें, 3 ये स्ट्रॉस का, 2 स्ट्रॉस मुड़ी हुई और एक स्ट्रेट। तो मैंने असल में एक ऐसे समझिए कि बीच में एक स्ट्रेट स्ट्रॉ लेकर उसमें एक साइड मुड़ी हुई एक स्ट्रॉ डाली है, यहाँ पे मतलब मुड़ी हुई स्ट्रॉ लूं तो एक साइड एक मुड़ी हुई स्ट्रॉ डाली है, दूसरी साइड दूसरी मुड़ी हुई स्ट्रॉ डाली है। तो दोनों स्ट्रॉस डाल के मैंने ऐसा समझिए कि ये यू शेप बनाई है। ठीक है, अगर आप में से किसी के पास स्ट्रॉज हैं तो आप खुद भी बना के देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप बाद में ट्राई कीजिएगा। फिर हम अब ये है कि ये यू शेप बनाने के बाद इसको एक साइड मोड़ दें, मतलब एक साइड को आप दूसरी तरफ मोड़ते, ये दोनों अब एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल नहीं है। ये दोनों जो मुड़ी हुई स्ट्रॉज है, मुड़ी हुई स्ट्रॉज आप समझ रहे हैं ना, ये एक मुड़ी हुई स्ट्रॉ जिसको मैंने स्ट्रेट स्ट्रॉ के अंदर डाला हुआ है। तो पहले इनको ऐसे यू शेप रख के, पैरेलल रख के, उसके बाद इनको इन स्ट्रॉस से हम क्या करेंगे। तो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी पारुल है मेरे साथ मदद करने के लिए, पारुल अपने कैमरा से दिखाएगी। आपको सबको दिखा जो ये स्ट्रॉस कर रही थी? नहीं अंशुमला, वो आपके मोबाइल की ऑडियो ऑन नहीं है, ऑडियो ज्वाइन नहीं किया है। ऑडियो ज्वाइन नहीं है, मैं फिर से करती हूँ। तो मैं अभी दिखाने जा रही हूँ, पारुल दिखाएगी दूसरी डिवाइस से। मैं अपने हाथ से उसको वैसे जैसे मैंने किया था वैसे दोबारा कर रही हूँ। लैपटॉप को म्यूट। मैम आपको अभी दिखा रही हैं जिसके बारे में मैम ने बताया। अब आप लोग को सब कुछ दिख गया? क्या आप लोग देख पाए? यस। ठीक है, अब लोग इस पर भी बोल रहे हैं कि वो देख पाए। तो कितनी अजीब सी बात है ना कि मैं फूंक तो इसमें एक तरह से फूंक रही हूँ, लेकिन वो जो है वो एक और ही डायरेक्शन में बकायदा रोटेशन चालू हो जाता है। तो हम इसको मतलब इसकी एनालिसिस करेंगे बाद में, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग के लिए मैंने दिखाया है। आप खुद ही
इस सेशन के बाद, इस या कल के वाले सेशन के बाद खुद बता पाएंगे कि ये स्ट्रॉ ऐसे क्यों कर रही है। फूंक तो आप यहाँ से यहाँ तक मार रहे हैं, लेकिन आगे क्या हो रहा है उसको हम फोर्सेस की मदद से समझेंगे। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं। सबसे पहले आप सबसे ये है कि अच्छा, कुणाल कह रहा है कि क्या मैं रिपीट कर सकती हूँ। कुणाल, आप दोबारा देखना चाहते हैं? आप मतलब इसको दोबारा से देखना चाहते हैं? ठीक है, मैं फिर से दिखाती हूँ। अगर कुणाल अब देख पाए हो, अच्छा कैसे फोल्ड करना है ये देखना है, तो मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, सेंटर में प्लेन स्ट्रॉ है, ये रही प्लेन स्ट्रॉ। ये देखिए मुड़ी हुई स्ट्रॉ है, एक मुड़ी हुई स्ट्रॉ जिसको मैंने प्लेन स्ट्रॉ के अंदर डाल दिया। असल में प्लेन स्ट्रॉ थोड़ी सी हल्की सी मोटी होनी चाहिए, वो जनरली होती है। ये जो मुड़ी बेंड स्ट्रॉ होती है पतली होती हैं, तो एक बेंड स्ट्रॉ यहाँ डाल दी, एक बेंड स्ट्रॉ यहाँ डाल दी, दोनों डाल दी हैं और इनकी यू शेप बना ली। तो यू तो बहुत आसान है, फिर यू बनाने के बाद अब इनमें से एक को आप परपेंडिकुलर कर दीजिए, मतलब ये दोनों अब एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। पहले ये पैरेलल थी, अब ये आपने इसको ऐसे मोड़ दिया तो ये 90 डिग्री हो गई। एक ये अजीब सा जेड शेप बनेगा, ये 3 डायमेंशनल शेप है, जेड शेप आपको मिलेगा। और इसमें फिर एक जो है, एक मुड़ी हुई साइड से आपको फूकना है। मैं यहाँ पे भी करके दिखा देती हूँ, देखिए मैं फूक रही हूँ। हाथ में ढीला पकड़ना पड़ता है, एकदम ढीला पकड़ेंगे और फूंक मारेंगे तब ये रोटेशन चालू होता है। ठीक है, सबको दिख गया? इसको आप अपने घर पे करके जरूर देखिएगा। ठीक, कुणाल अब दिख गया? दीपशिखा कह रही है कि उनको भी नहीं दिख रहा है। एक बार विकास या हितेश ये पिन वाला मसला लोगों को समझा दें। पार्टिसिपेंट्स आप ना स्क्रीन को पिन कर सकते हैं। अगर आप एक ही स्क्रीन को बहुत देर तक देखना चाहते हैं तो आप उस स्क्रीन पे डबल टैप करोगे तो 2 बार, मोबाइल में अगर 2 बार टैप करोगे तो आप उसको पिन कर सकते हो और वो स्क्रीन आपके सामने बनी रहेगी। इन केस अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप ऑपरेट कर रहे हो तो वो नेम के पास आपको 3 डॉट्स में पिन वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है ना। गैलरी व्यू और स्पीकर व्यू में आप शिफ्ट कर सकते हैं। मोबाइल यूज़ कर रहे पार्टिसिपेंट्स को एक बार राइट स्वाइप करना होगा जहाँ पे 4 लोगों के वीडियोस आपको दिखने शुरू हो जाएं। उन 4 में से या जिसका भी वीडियो आपको पिन करना उस पर डबल टैप करेंगे, वो वीडियो पिन हो जाएगा। जैसे ही वहाँ पर एक्टिविटी खत्म होती है आप उसको अनपिन कर लीजिए। मैम अपने आप आपको दिख जाएंगे कि मैम कहाँ बात कर रही है, कौन सी स्क्रीन पे। ठीक है, तो आपको बार बार पिन और अनपिन करते रहना पड़ेगा ताकि आप इसको अच्छे से एंजॉय कर सकें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार और मदद ले लीजिएगा, मतलब और पूछ लीजिएगा। या ये हितेश, ये इंस्ट्रक्शंस क्या आप चैट पे लिख सकते हैं क्या? अगर लिख के समझा सकते हो तो नंदिनी, अभी हमने स्ट्रॉ के अलावा कुछ नहीं दिखाया है।
तो अब हम आगे बढ़े। अब आप लोग मुझे अपने आसपास से, अपने अपनी सराउंडिंग्स में से फोर्सेस के, मतलब कोई भी फोर्सेस जो आपको आसपास की सराउंडिंग की चीजों में मतलब महसूस होते हैं, आप सोचते हैं कि वहां फोर्सेस हैं, तो वो आप मुझे बताइए। कुणाल, अगर फोल्ड नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, इसको फिर ट्राई करेंगे, इस पे हम वापस हटके आएंगे। तो मिलिंद ने कहा फैन के द्वारा हवा पे लगाया हुआ फोर्स। और एग्जांपल्स? प्राची जैन ने कहा वॉकिंग। देखिए, आप खाली एक्टिविटी का नाम नहीं ले सकते हैं, आपको ऐसे बताना पड़ेगा कि क्या चीज किस पर फोर्स लगा रही है। ऐसे पंकज जोशी ने कहा राइडिंग अ बाइसिकल। देखिए, किसी मोशन से कोई मतलब नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीजों में मोशन में फोर्सेस होते हैं, या जहां मोशन नहीं भी होते हैं वहां फोर्सेस होते हैं। तो मिलिंद ने कहा फ्रिक्शन फोर्स ऑन मूविंग कार। चलिए ठीक है। रंजना थापर कह रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। मैम, ऐसे नहीं बताना पड़ेगा, आप बताइए इस चीज का इस चीज पर फोर्स। तो प्राची जैन ने कहा कि हम डोर को खोलते या बंद करते हैं तो फोर्स लगाते हैं। ठीक है, और कोई? मोटर पुलिंग वाटर इन पाइप्स, मोटर जब पानी खींचती है तो। ठीक है। हितेश ने चैट पे इंस्ट्रक्शंस लिख दिए हैं कि आप कैसे पिन कर सकते हैं। संदीप कुमार कह रहे हैं रोटी बनाते समय आटे को गूंदना। मिलिंद कुमार कह रहे हैं कि ग्रेविटी फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स पे। सौवित कह रहे हैं जब हम बोलते हैं, फिर मैं कह रही हूँ कोई मोशन मत बताइए, आप ये बताइए कौन सी चीज किस पर फोर्स लगा रही है। जब हम बोलते हैं तो कौन सी चीज किस पर फोर्स लगा रही है। वेट लिफ्टिंग में वेट पे हमारा मस्कुलर फोर्स लग रहा है। फिर हितेश कह रहे हैं फोर्स अप्लाइड बाय वाटर ड्रॉप्स ऑफ रेन ऑन माय हैंड। ठीक है। हाँ, हितेश ने उदाहरण दिया कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स या तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बजाय आप इस तरह बताइए कि जैसे इसने इस पर फोर्स लगाया या लगा रहा है, ऐसे। तो आप जो भी एग्जांपल्स देंगे, ये इस पर फोर्स लगा रहा है या ये चीज इस चीज पर फोर्स लगा रही। मोहित भट्ट, किकिंग फुटबॉल में कौन किस पे फोर्स लगा रहा है। सौवित कह रहे हैं फ्रिक्शन एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन व्हीकल ऑन टर्न्स। सौवित, ठीक है, पर मैं चाहती हूँ कि आप कोई सिंपल उदाहरण अपने आसपास से दें। अभी आप ना तो टर्न पे बैठे हैं, ना कोई व्हीकल चल रहा है, ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है। मैं कह रही थी अपने आसपास से उदाहरण दीजिए। आपके पास हजारों चीजें फोर्सेस से आप घिरे हुए हैं। आपको उस पे आपने कहीं किताब में पढ़ लिया हुआ है कि व्हीकल जब टर्न करते हैं तो तब आप उस उदाहरण दे रहे हैं। आप जहाँ पे हैं, आपके आसपास फोर्सेस के बिना दुनिया चल नहीं सकती। तो पंकज कह रहे हैं कि एक स्टोन जो है हाइट से गिर रहा है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है बाय द वे? अगर अगर एक हाइट से स्टोन गिर रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कौन लगा रहा है? मिलिंद कह रहे हैं जब एक थप्पड़ पड़े तो मस्कुलर फोर्स लगता है। किस पे लगता है? रिया कह रही हैं जब पेन में मैं नोटबुक पे लिखती हूँ तो पेन फोर्स लगाता है। फिर मिलिंद कुमार कह रहे हैं चिक्स, चीक्स आपका मतलब है CHEECKS, ना CHEEKS, चीक्स। चिक्स का मतलब होता है चूजे। तो अब आप ही की जिद थी इंग्लिश की, देखिए। अच्छा, अब भाइयों, ये जितने फोर्स आप बता रहे हैं, जैसे किसी ने कहा, नीरजा ने कहा कि कराना है ये कि नाइफ्स जब से हम सब्जियां काट रहे होते हैं तब हम उस पर फोर्स लगाते हैं। सौवित ने कहा लैपटॉप रेस्टिंग ऑन फ्लोर, या लैपटॉप एक्सपीरियंसेस। साफ सुथरे सीधे शब्दों में बताएं, लैपटॉप जब जमीन पे पड़ा है तो कौन किस पर फोर्स लगा रहा है? लैपटॉप लगा रहा है, जमीन लगा रही है, आप लगा रहे हैं, कौन लगा रहा है? अब मैं सीधा सा ही तो पूछ रही हूँ।
तो नंदिनी कह रही है जब मैं चेयर पे बैठी हूँ तो चेयर मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है और उसकी वजह से मैं स्लिप नहीं कर रही। अभी स्लिप की बात छोड़ देते हैं नंदिनी, आप सिर्फ कह रही हैं कि चेयर आपके ऊपर एक फोर्स लगा रही है। एटमॉस्फेरिक फोर्स बाय एयर, ड्रम स्टिक से ड्रम को मारते हैं तो लैपटॉप एक्सपीरियंसेस नॉर्मल फ्रॉम, नॉर्मल छोड़ दीजिए ना, मैं तो फोर्स की बात कर रही हूँ, इसमें नॉर्मल क्यों घुसा रहे हैं आप? बहुत लोग नॉर्मल से परिचित नहीं होंगे। तो मैं सीधे सीधे कह रही हूँ, लैपटॉप पे अगर जमीन फोर्स लगा रही है तो सीधे सीधे बोलिए जमीन लैपटॉप पे फोर्स लगा रही है। ये नॉर्मल कहाँ से आया? अभी जरा ठहर जाइए ना। लैपटॉप पे जमीन फोर्स लगा रही है, ठीक है। देखिए आप में से ये विकास, क्या आप चौथी स्लाइड दिखा सकते हैं? देखिए एक क्वेश्चन है, बुएंसी फोर्स व्हाइल ड्रॉपिंग अ जग इन वाटर, ठीक है। एक देखिए आपने सबने जितने उदाहरण दिए उसमें ज्यादातर फोर्सेस वैसे थे जहां पे कोई ना कोई चीज मूव कर रही थी, कोई चल रहा था, कोई किसी को मार रहा था, कोई गिरा रहा था, कोई उठा रहा था, वगैरह वगैरह। तो यहाँ जो आपको चित्र दिख रहा है इसमें ये आदमी इस दीवार पे को धक्का दे रहा है। तो आदमी यानी हम, या मूविंग चीजें, हम हुए, जानवर हुए, कार हुई, वो तो फोर्स लगा सकती हैं, ठीक है, मान लिया। हम खींच भी सकते हैं और धक्का भी दे सकते हैं, पुश और पुल दोनों लगा सकते हैं। क्या ये दीवार धक्का लगा सकती है? दीवार नॉन लिविंग है। तो इस समय चलिए नॉन लिविंग की बात करें, ऐसी चीजें जो मूव नहीं करती। तो मिलिंद कुमार कह रहे हैं कि वो दीवार धक्का लगा सकती है। लोगों का क्या ख्याल? सबसे पहले आपको ही नहीं बोलना है। दूसरे लोग, क्या दीवार फोर्स लगा सकती है? तो आपको कैसे पता कि दीवार फोर्स लगा सकती है? देखिए इसमें स्क्रीन पे 2-3 क्वेश्चन है। पहली बात तो क्या दीवार फोर्स लगा सकती है? देखिए डेड है, चुपचाप बैठी है, ना हिल रही है ना डुल रही है, एकदम एक जगह पे बैठी हुई है। और खाली दीवार ही नहीं, कुर्सी, सोफा, चेयर वगैरह वगैरह। अगर ये फोर्स लगा सकते हैं तो आपको कैसे पता कि ये फोर्स लगा सकते हैं, और क्या आप दिखा सकते हैं? तो राम विनायक ने हाथ रेस किया है और अभी कई जवाब आए हैं। सौवित कह रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ। भाई मैं जो है न्यूटन थर्ड लॉ नहीं पूछ रही हूँ, मैं बहुत सरल सवाल साधारण भाषा में बोल रही हूँ। मुझे थर्ड लॉ वर्ड लॉ नहीं पता। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, भैया ये दीवार जो है फोर्स लगा सकती है? आप कह रहे हैं हाँ। मैं कह रही हूँ कि अगर लगा सकती है तो आप दिखाइए ना, कैसे? आपको कैसे पता कि ये फोर्स लगा सकती है? उषा कह रही हैं वी फील द बैकवर्ड पुश। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जब हम दीवार को धक्का लगाते हैं तो दीवार हमें धक्का लगाते हैं। ये आपको न्यूटन ने सिखाया, आपको नहीं पता था ये बात। अगर न्यूटन थर्ड लॉ आपने नहीं पढ़ा तो आप ये कहते भी नहीं। प्राची जैन कह रही है बिकॉज इट इज नॉट इजी टू मूव अ बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो नहीं है, कोई बात नहीं, तो उसको धक्का लगाना पड़ता है। वो तो आप धक्का लगाते हैं ना, बॉक्स तो धक्का लगा के आपको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाता है। आप बात में फर्क समझिए। कभी आपने एक किसी बक्से को देखा कि वो धक्का लगा के आपको कमरे के एक जगह से दूसरी जगह ले गया? सौवित ने कहा कि when we throw ball it bounces back on ball. So अगर हम प्राची जैन आप कह रही हैं कि हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। देखिए वो तो हमारी फोर्स लगाने की बात हुई ना। क्वेश्चन ये है कि आप बक्सा फोर्स लगा सकता है क्या? दीवार जो एक जगह पे खड़ी है जमी हुई, क्या वो फोर्स लगा सकती है? बात तो वहां की हो रही है, हमारी बात थोड़ी ना हो रही है। हम तो कर ही सकते हैं। तो सौवित ने कहा जब हम एक दीवार पे बॉल फेंकते हैं वो बाउंस होके आ जाती वापस। तो उससे हमें कैसे पता लगा कि उसने दीवार ने फोर्स लगाया?
सौविक, आप कह रहे हैं कि दीवार से बॉल वापस लौट आती है, तो उससे आपको कैसे पता कि दीवार ने फोर्स लगाया? और राम विनायक ने भी हाथ खड़ा किया था। राम विनायक कुछ कहना चाहते हैं? आपको अनम्यूट करने की जरूरत है। कुणाल वडेरा भी कह रहे हैं कि अच्छा, सौवित कह रहे हैं कि वॉल गिव्स बैकवर्ड फोर्स, यानी कि बॉल जब ये कह रहे हैं कि बॉल जब दीवार को हिट करती है तो उस समय बॉल उसको पीछे की तरफ फोर्स लगाती है, इसलिए बॉल बाउंस करती है। तो कुणाल कह रहे हैं नो मैम इट डजंट। कुणाल अपनी बात को क्लियर करिए। मिलिंद कह रहे हैं when we apply force on a wall we cannot move forward, that means it also apply force on us। अच्छा, ये इस बात को भी देखते हैं। रिया चंद कह रहे हैं because force enables anything to move, it means that the ball is moving because of force exerted by ball। रंजना थापर कह रही हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। देखिए रंजना थापर, आपको भी अपनी बात समझा के कहनी पड़ेगी। कुणाल कह रहे हैं बॉल डजंट पुश द बॉल बैक, मतलब हम जब बॉल को एक दीवार पे हिट करते हैं तो एक ओपिनियन है कि दीवार, दो तीन लोगों की ओपिनियन है कि दीवार से उसको वापसी फोर्स आता है वापस उल्टे डायरेक्शन में, इसलिए बॉल बाउंस करती है। कुणाल कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। रंजना था, पर आपको अपनी बात समझा के कहनी पड़ेगी कि आप बैलेंस्ड फोर्सेस से क्या कहना चाहती हैं। रंजना था, पर देखिए इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच अदर से, ये तो आपको न्यूटन ने बता दिया और न्यूटन ने आपको बता दिया, इसलिए आप हमें बता रही हैं। मैं तो कह रही हूँ आप कोई एविडेंस दीजिए मुझे कि दीवार अपनी तरफ से फोर्स लगा सकती है। आपको दिखाना है ना। देखिए क्वेश्चन यही है, आप कैसे बता सकते हैं कि दीवार फोर्स लगा सकती है और क्या आप उसको दिखा सकते हैं? खैर, असल में अभी हम बहुत जल्दी ही फोर्स की डेफिनेशन पे आने वाले हैं और तब हम देखेंगे जो बात सौवित कह रहा था वो असल में सही है, उसने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन उसको वो अगर और थोड़ा और समझाता तो वो बात स्पष्ट हो जाती, लेकिन वो असल में बात फोर्स की डेफिनेशन से जुड़ी है। देखिए एक बात हमें अच्छे से समझनी पड़ेगी कि फोर्सेस जो आम जिंदगी में हम जब भी पुल और पुश की बात करते हैं, वो पुल और पुश आम जिंदगी में खाली जिंदा चीजें लगा रही होती हैं। जैसे कि आदमी, एक बैल जो है गाड़ी को खींच रहा है, आदमी दीवार को धक्का दे रहा है, इंजन गाड़ी को खींच रहा है, मतलब या तो जिंदा चीजें होती हैं, मूविंग चीजें होती हैं, है ना। तो मतलब हम उनके फोर्स पुश और पुल लगाने की बात करते हैं, लेकिन आम जिंदगी में आप कभी भी नहीं कहेंगे कि दीवार किसी चीज को धक्का दे रही है या दीवार किसी चीज को खींच रही है, ना ही आप ये बात किसी बक्से के लिए कहेंगे या सोफे के लिए कहेंगे। तो आम जिंदगी में जिसको हम पुल्स एंड पुशेस कहते हैं उनमें और जो फिजिक्स में जब उनकी बात की जाती है, दोनों में थोड़ा फर्क है और उस फर्क को समझना ही साइंस है। साइंस हर चीज का एक बहुत स्पेसिफिक मीनिंग, एक खास मीनिंग लेती है और उस अर्थ के अनुसार ही चलती है। वहां पे हम अपने दैनिक जीवन की डेफिनेशंस को नहीं घुसा सकते। दैनिक जीवन में तो हम चीजों को काफी लूजली भी बोलते हैं। दैनिक जीवन में हमारे हिसाब से जो चीज हिलती नहीं वो दम नहीं लगाती है। दैनिक जीवन में दम लगाने का मतलब होता है अपने मसल से, अपने इससे मांसपेशियों से दम लगाना। अच्छा, तो अब विकास क्या नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। तो एक बार अब जो है, क्योंकि हम आपसे यही पूछ रहे हैं कि जहां चीजें बिल्कुल स्टैटिक हैं, बिल्कुल मूव नहीं कर रही, क्या वहां पे फोर्सेस हैं? तो हमने ये कमरा भी दिखाया, मान लीजिए आपका ही कमरा है या आप इस समय जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में क्या कोई चीज किसी और चीज पर फोर्स लगा रही है?
कोई चीज यहाँ चल नहीं रही, कोई चीज हिल नहीं रही, पंखा भी नहीं चला है। अब बताइए, अब क्या आप कोई चीजें फोर्स लगाती हुई बता सकते हैं? दम लगाती हुई, जोर लगाती हुई, धक्का देती हुई या खींचती हुई? चेयर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ग्राउंड, वेरी नाइस। वैसे चेयर जो है, दो लोगों ने कहा कि चेयर जो है धरती को, जमीन को दबा रही है। वैसे क्यों दबा रही है? वो बैठे बिठाए चुपचाप बैठी क्यों नहीं रह सकती? तो मिलिंद कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। इस समय हम चेयर की बात कर रहे हैं। हाँ, तो जयिता कह रही हैं कि, हाँ, जयिता ने और उषा ने कहा कि चेयर को जमीन नीचे, धरती नीचे खींच रही है, जिसकी वजह से चेयर नीचे की तरफ खींच रही है, और इसलिए नीचे की तरफ खींच रही है, इसलिए वो जमीन को दबा रही है। वो चेयर जो है जमीन को इसलिए दबा रही है कि उसे खुद को खींचा जा रहा है, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। या इसको इस शब्दों में कहें, या हम कह सकते हैं कि चेयर का वजन है, इसलिए वो नीचे की तरफ, उसको, उस पर खिंचाव है, इसलिए वो दबा रही है। तो और कोई उदाहरण? चेयर ने ग्राउंड पे लगाया, तो चेयर ने लगाया तो बेड ने भी लगाया होगा, कुशंस ने भी लगाया होगा, फिर इसी वजह से जो दरी है, मतलब कंबल जैसा कुछ है, कंबल ने बेड पे लगाया होगा, किताबों ने जमीन पे लगाया होगा। तो ये सब तो ग्रेविटी की वजह से हो गए। क्या ग्रेविटी के अलावा राम विनायक ने कहा कि फ्लोर पुशिंग बैक विथ इक्वल फोर्स, जो जमीन है वो उतने ही फोर्स के साथ ऊपर पुश कर रही है। ये बात देखिए हम वैसे नॉर्मली नहीं जानते हैं, और ना हमें उसको एक्सप्लेन करने का कोई तरीका है अगर हम थर्ड लॉ नहीं जानते, ठीक है। तो अभी तो हमें सिर्फ यही पता है कि हाँ भाई हर चीज नीचे की तरफ दबा रही है। फिर स्लाइडिंग विंडो में क्या फोर्स है? एक कोई चैट पे नंदिनी ने कहा when we are pushing the wall which is non living, like this guy is pushing the wall, sorry एक मिनट, नंदिनी ने उस बात को काफी लंबा करके कहा है। आप जो कह रही हैं वो सही है, पर अभी हम इसको सिंपल शब्दों में ही बात करेंगे। अच्छा, तेजी सिंह ने कहा कि अर्थ ने चेयर पे लगाया या चेयर ने अर्थ पर लगाया? देखिए चेयर, ये फिर यही है कि आप सब थर्ड लॉ ला रहे हैं, क्योंकि आप सबने सुना है कि चेयर भी अर्थ को खींच रही है। फिलहाल चेयर का अर्थ को खींचना छोड़ देते हैं, हमें बस ये मालूम है कि चेयर को कोई नीचे खींचता है। अगर चेयर को आप ऊपर से टपकाएंगे तो नीचे गिर जाएगी, इसलिए हमें ये मालूम है चेयर को कोई खींच रहा है, और लेट्स से वो अर्थ खींच रही है। अभी हमें ये मालूम है ग्रेविटी है, और अगर चेयर के नीचे आप अपना हाथ रख लें तो आपका हाथ को बुरी तरह दबाएगी, है ना, तो आपको पता लग जाएगा कि चेयर जो है नीचे की तरफ दबाई जा रही है, आपका हाथ कुचल जाएगा। अच्छा, स्लाइडिंग विंडो पे मस्कुलर फोर्स लग रहा है, तो देखिए फिर वही है, मैंने आपसे कहा स्टैटिक सिचुएशंस बताइए जहां पे कोई किसी को दबाने की या मूव करने की कोशिश नहीं कर रहा, आप वहां पे है ही नहीं उस कमरे में। इस कमरे में आप नहीं हैं, कोई चीज लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग चीजों में फोर्सेस की बात करिए। तो नॉन लिविंग चीजों में किसी ने कहा, मिलिंद ने कहा फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन चेयर, बेड एटसेट्रा। नंदिनी कह रही है कि एम आई करेक्ट मैम? नंदिनी यू आर करेक्ट। सॉरी इफ आई वेंट टू फॉर, नो नो देयर इज नो सॉरी, इट इज जस्ट दैट कि अभी हम उसके पहले की थोड़ी बात कर रहे हैं, आपकी बात थोड़ी आगे तक गई हुई है, पर आपने कुछ गलत नहीं कहा। अच्छा मिलिंद, आप कह रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जब तक मूवमेंट चालू नहीं होता तब तक फ्रिक्शन जो है प्ले में आता ही नहीं।
दीपिका मौर्य ने कहा नेल्स ऑन द वॉल्स बियरिंग द वेट ऑफ पेंटिंग्स। वेरी नाइस कि नेल्स जो है वो उसका पेंटिंग का वेट ले रही हैं। अच्छा, सब लोग जो है उन्हीं फोर्सेस की बात कर रहे हैं जिनका ओरिजिन ग्रेविटी है ना। सारे के सारे वर्टिकल डायरेक्शन में है। क्या कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कोई फोर्स होगा क्या कि नहीं है यहाँ? मिलिंद कुमार ने हाथ रेस किया। हाँ मिलिंद क्या कहना चाह रहे हैं? सीलिंग, अच्छा अमृतपाल सिंह कह रहे हैं सीलिंग एक्सर्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द वॉल। हाँ सीलिंग जो है वॉल्स को दबाएगी, ऊपर की छत जो है वॉल्स को दबाएगी। विंडो पेन्स, दीपिका कह रही है विंडो पेन्स रेजिस्टिंग फ्लोइंग एयर। बिल्कुल, बहुत अच्छा कि विंडो पेन्स जो हैं उनपे हवा आके धक्का मारेगी तो विंडो पेन्स भी उसको रेजिस्ट कर लेंगे। यानी पहले हवा ही धक्का मारेगी, सीधी सीधी बात हम ये कहें कि हवा चलेगी तो धक्का मारेगी। चलिए ठीक है, बात यही है कि हम लोग जो है ये मतलब स्टैटिक चीजों पे, नॉन लिविंग चीजों के फोर्सेस नहीं देखते हैं। मिलिंद कुछ कहना चाहते हैं? मिलिंद ने हैंड रेस कर रखा था। मिलिंद अनम्यूट करने की जरूरत है आपको। राधिका ने भी हाथ रेस किया। या तो आप चैट पे लिख दीजिए या आपको अनम्यूट कर देते हैं। इनको अनम्यूट कर दीजिए। दीवार में लगी आप क्या सोचती हैं? क्या कील दीवार कील उनकी तरफ खींचे तो कील पर भी दबाव आएगा ना। तो आपको क्या लगता है कि कील कील दीवार पर फोर्स लगाएगी? हाँ। अच्छा, मिलिंद कह रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन भी तभी प्ले में आता है, तभी काम करना चालू करता है जब मोशन जस्ट चालू होने वाला होता है। मोशन चालू करने का कोई कारण होता है, मोशन चालू होने वाला होता है, उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन काम करने लगता है, और जैसे ही मोशन चालू हो जाता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल जाता है। तो फ्रिक्शन जो है एकदम स्टिल चीजों में फ्रिक्शन काम नहीं करता है। जो चीजें एकदम शांत पड़ी हैं, वहां जहां कोई मूवमेंट चालू नहीं होने वाला है वहां फ्रिक्शन काम नहीं करता है। विकास आप अगली स्लाइड दिखा सकते हैं क्या? तो ये मेरा अगला सवाल है। हाँ, ये अगला सवाल है कि अगर इन सभी चीजों पे कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पे असल में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसपे कोई फोर्स नहीं है, तो अगर सब चीजों पे फोर्स काम कर रहा है तो सब चीजों को तो मतलब सब चीजों को कोई खींच रहा है या कोई धक्का दे रहा है, तो सबको ही चलना चालू कर देना चाहिए था भाई। फोर्सेस से हमारा अनुभव तो यही कहता है कि जैसे ही किसी चीज पे धक्का दें या खींचे तो वो चलना चालू हो जाती है। तो ये सारी शांत क्यों बैठी है? ये क्यों नहीं चल रहे? Why is there no movement? सौवित ने कहा फोर्स टेंड्स टू मूव द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम अस। क्यों? अगर ऑब्जेक्ट को आप अपनी तरफ से खींचेंगे तो आपकी तरफ आएगा ऑब्जेक्ट। अवे और टुवर्ड्स की तो बात ही नहीं है यहाँ। बात तो ये है कि यहाँ पे कोई चीज मूव ही नहीं कर रही। तो इस पे जयिता ने कहा number of forces act simultaneously which cancel each other, that's why they don't move. रिया चंद ने कहा these objects are also exerting force on them in equal amount. रिया चंद, जो बात आप कह रही हैं वो एक्चुअली सबसे बड़ा कंफ्यूजन है इस पूरे मसले में, सबसे बड़ा कंफ्यूजन। हम उसकी तरफ आएंगे, अभी इसको होल्ड करके रखिए। जयिता सही कह रही हैं और तेजी सिंह ने कहा ज्यादातर चीजों पर फोर्स
नीचे की तरफ लग रहा है और नीचे जा नहीं सकते। देखिए दो इंटरेस्टिंग बातें आई। तेजी ने कहा कि ज्यादातर चीजों पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और इसलिए वो नीचे जा सकते नहीं, उनको कोई रोक रहा है ना, वहां रुकावट है, इसलिए वो नहीं चल रही हैं। तो असल में हम आम जिंदगी में जिसको रुकावट कहते हैं, किसी चीज को रोकना कहते हैं, उसको साइंस में कहते हैं फोर्स लगाना। मतलब नीचे जो भी चीज है, वो अगर मेज है या जमीन है, जमीन को उल्टा आगे फिर आएंगे, उसको सपोर्ट फोर्स कहा जाता है या नॉर्म कहा जाता है, कुछ भी। मतलब जमीन को अगर मतलब चेयर जो है नीचे जाने की कोशिश करे या टेबल नीचे जाने की कोशिश करे, तो जमीन को उसको रोकने के लिए उल्टा फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, यानी फोर्सेस को एक दूसरे को काटना पड़ेगा। जो चीजें शांत चुपचाप बैठी हुई हैं, अगर वो उन पर फोर्स काम कर रहे हैं या वो जोर लगा रही हैं, जैसे चेयर जो है जमीन को दबा रही है, टेबल जमीन को दबा रही है, तो वो तो हमें तो चलना चाहिए था, हिलना चाहिए था, वो क्यों नहीं हिल रही है? तो उस पर दो जवाब आए। एक, जयिता ने कहा कि उनको वो जो भी फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, एक ये जवाब आया। और दूसरा जवाब ये आया, जो मैं नाम भूल गई, जिन्होंने कहा कि वो नीचे जाने की कोशिश करे, चेयर को नीचे खींचा जा रहा है, वो नीचे जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नीचे तो जाने की जगह ही नहीं है, नीचे तो जब रोकने के लिए जमीन है। तो ये जो रोकने के लिए जमीन है, असल में वो उल्टा फोर्स लगा रही है। वो फोर्स ना हमें दिखता है ना समझ में आता है। मतलब जितना चेयर नीचे दबाएगी उतना ही जमीन उसको उल्टा ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, उतना ज्यादा ऊपर की तरफ दबाएगी। तो चेयर पे जो है, चेयर को नीचे खींचा भी जा रहा है ग्रेविटी द्वारा, और चेयर को ऊपर की तरफ जमीन द्वारा भी दबाया जा रहा है। तो चेयर के ऊपर, अकेली चेयर को देखें तो उसके ऊपर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक उसको नीचे की तरफ खींचने वाला, एक उसको ऊपर की तरफ धक्का देने वाला। दो ये फोर्स दूसरे को काट रहे हैं या बैलेंस कर रहे हैं। असल में रियल लाइफ में बहुत ही रेयर होता है ऐसा कि जहां कोई फोर्स ही ना हो, ये सिचुएशन होती ही नहीं। रियल लाइफ में अब मेरा दूसरा ये चालू हो गया, लैपटॉप चालू हो गया, तो मैं उस पे आ जाती हूँ। विकास, मुझे आपको अनम्यूट करना अलाउ करना पड़ेगा। लैपटॉप पे अनम्यूट कर दीजिए। अभी आप कर सकते हैं। हाँ, ओके। any size और ज्यादा आवाज क्लियर है लैपटॉप से ना। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, I can see the next slide. Can you? नेटवर्क पे प्रॉब्लम हुई है, कोशिश करूंगी कि लगातार बात चलती रहे। तो मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं, वो ये बेहतर बोला, है। इससे पहले वाली स्लाइड। हाँ, मोबाइल से बात कर रही हूँ मैं। इससे पहले वाली स्लाइड।
इससे भी पहले भाई हाँ राइट ठीक है। अभी मेरे इस पे स्क्रीन पे चेंज हुआ जिसमें एक हाथी और हिप्पो बना है। हाँ हाँ वही दिख रही है वही क्या? स्क्रीन। खाली यही आपको जो भी चीज कभी भी रेस्ट पे बैठी हुई दिखाई देगी, अगर मतलब वो मूव नहीं कर रही होगी, स्थिर होगी, तो उसका जनरली मतलब ये है कि उस पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो कहीं से बैलेंस हो जा रहे हैं, मतलब जितना फोर्स का उल्टा फोर्स कहीं और से आ रहा है, तभी वो रेस्ट पे है। बहुत रेयर कोई सिचुएशन ऐसी होगी, होती ही नहीं असल में, जो जब बॉडी पे कोई फोर्स नहीं होता। मिलिंद कह रहा है मेरी वॉइस नहीं है, आप सुनाई दे रही है? फिलहाल सुनाई सॉलिड दे है, रही है लेकिन बैलेंस्ड फोर्स। बीच में क्लियर नहीं। अच्छा, बैलेंस्ड फोर्स एक्ट करने की कहना सही नहीं है, ये कहना सही है कि जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो सब एक दूसरे को काट दे रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। जितना फोर्स नीचे की तरफ है उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ है। चेयर को लें तो चेयर को नीचे की तरफ खींचने वाली पृथ्वी है, धरती है, मतलब ग्रेविटी है, और उसको ऊपर की तरफ धक्का देने वाली जमीन है। जमीन और अर्थ में फर्क है यहाँ पे। अर्थ तो पूरी बड़ी अर्थ जो है उसको नीचे की तरफ ग्रेविटी से खींच रही है, और ऊपर की तरफ धक्का देने वाली जो इसके नीचे का फ्लोर है या जमीन है। सौवित ने हाथ उठाया, सौवित कुछ कहना चाहते हैं? मैम क्या दीपिका मौर्य कह रही है कैन वी से नेट। मैम क्या दीपिका मौर्य ने कहा, हाँ हाँ बोलिए बोलिए मैम मैं आप क्या ग्रेविटी बोलिए। के बारे में कर रहे हो? आप क्या ग्रेविटी के बारे में बात कर रहे हो? नीचे की तरफ खींचने वाली, हेलो हाँ, जो चेयर है उसको नीचे की तरफ खींचने वाली, तो हेलो, सुन लिया मैंने आपका क्वेश्चन। तो चेयर को नीचे तो ग्रेविटी ही खींच रही है, ठीक है। आप कह सकते हैं अर्थ खींच रही है, या जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, वो उसकी वजह से नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। लेकिन ऊपर की तरफ फोर्स लगाने वाला चेयर पे नीचे का फ्लोर है, यानी जमीन है। चेयर के नीचे जमीन है, अगर चेयर के नीचे जमीन नहीं होती तो चेयर जो है घुसती चली जाती अंदर अर्थ के सेंटर तक। अगर यहाँ पे गड्ढा होता तो चेयर जो है अर्थ के सेंटर तक ट्रैवल करती रहती। लेकिन अगर आप चेयर को या किसी भी चीज को आप छत तक ले जाके गिराएंगे तो वो नीचे तब तक जाएगी जब तक उसे जाने दिया जाएगा। अभी वो रुक गई है इसलिए कि उसको अब नीचे जो जमीन है उसके नीचे जो फ्लोर है वो उसने ऊपर की तरफ धक्का देना चालू कर दिया। यानी सारे चीजें जो आपको रेस्ट पे नजर आ रही है उनको कोई ना कोई दूसरे फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो ये बात साफ है, मैं आगे बढ़ सकती हूँ या कोई क्वेश्चन है? तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। आप सबके पास एक बॉल है, तो आपको बॉल से जो जो स्लाइड में कहा हुआ है वो करना है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। बॉल से जो आपको करना है,
मोशन स्टार्ट करने के बाद मोशन स्टॉप करके देखिए, फिर मोशन दूसरे मतलब इसको अलग अलग तरह का मोशन देकर देखिए, स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप, चेंज डायरेक्शन। आप मतलब अपने हाथ से बॉल के मोशन को तरह तरह से बदल कर देखिए। मतलब आप उसको रोल करके भी देख सकते हैं, उसका डायरेक्शन बदल के देख सकते हैं, स्टार्ट करके देख सकते हैं, स्टॉप करके देख सकते हैं। ओके, अंशिका अंशिका कर रही हैं अपनी स्क्रीन पर। अंशिका, आप बताना चाहेंगे आप क्या क्या मोशन ट्राई कर रहे हैं? बाकी कोई लोग हैं जिनके पास बॉल है? ओके, प्राची के पास है। प्राची, आप बताना चाहेंगे आप क्या क्या मोशन कर रहे हैं ट्राई? जब भी आप कोई मोशन करें तो देखिए कि आपका हाथ क्या कर रहा है। आप जब मोशन स्टार्ट करें, स्टॉप करें, डायरेक्शन चेंज करें, स्पीड बढ़ाएं, स्पीड घटाएं, डायरेक्शन चेंज करें, रोल करें, तो आपका हाथ उस समय क्या कर रहा है? प्राची बोलना The ball is hitting the wall and it's bouncing back. Now I'm trying to move it sidewards also. My hand is trying to change its direction every time it's going another way. हाँ, तो सवाल वही है कि आपका हाथ क्या कर रहा है माँ? वो इसको मोशन, इसकी मोशन की डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प कर रहा है। टू स्टॉप इट, इसको रेस्ट पे लाने के लिए हेल्प कर रहा है। टू स्टार्ट इट, इसको एक फोर्स देने के लिए हेल्प कर रहा है। ओके, बाकी कोई और हैं जो कुछ ट्राई कर रहे हैं? शोभित, आप कुछ बोलना चाहते हो? आप दिख रहा है स्क्रीन? हाँ जी, दिख रहा है। देख बॉल को, थोड़ा जोर से बोलना होगा शोभित आपको। आपका बॉल का मूवमेंट दिख रहा है? हाँ हाँ, दिख रहा है। ठीक है। नहीं, हम ये नहीं चाहते कि आप एक्सप्लेन करो कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। हाँ, मैं बॉल का डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। कैसे कैसे? सर देखो, यहाँ ऐसे किया, फिर यहाँ से मार दिया, करके कर दिया मैंने डायरेक्शन। ठीक है, तो जब आप, मैं वही सवाल है कि आप चेंज करने के लिए आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू चेंज द डायरेक्शन? आई एम अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स। ओके, यू आर मस्कुलर फोर्स। ठीक है, पंकज जोशी, आप बताना चाहते हैं आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? या मिलिंद? हाँ मिलिंद, हम सुन नहीं सकते, आपको थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। Sir, I am giving a force to start the ball moving. Okay. Sir, and to change its direction also. Sir, and to stop it. ठीक है, ठीक है। पंकज जोशी। ओके, चैट में भी कुछ लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नंदिनी, ओके, पंकज इज आल्सो रिस्पॉन्डिंग इन चैट। हैंड इज अप्लाइंग फोर्स ऑन बॉल, रोलिंग द बॉल। नंदिनी कह रही है, आई एम यूजिंग माई हैंड टू ब्रिंग द बॉल टू रेस्ट by bringing my hand in front of the direction the ball is going in to cancel the forces of my hand and the ball. Okay. प्रिया कह रही हैं, आई एम अप्लाइंग फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉल। Okay. Sir, I want to say something. Yes. हाँ बोलिए। Sir, when we apply a force to a ball, the ball will move in the direction of motion. So the direction of force. And when I want to stop it, I
have to apply an opposite force on it. ठीक है. ठीक है. विकास मेरे को एक बार लैपटॉप पे अनम्यूट कर दीजिए. लैपटॉप पे वापस कनेक्शन आ गया है, बार बार कनेक्शन चेंज हो रहा है. एक सेकंड. हाँ, अब आप कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स बेसिकली देखिए यहाँ से विकास अब अगला स्क्रीन दिखा दीजिए. इसमें जो है आप सेंटर में देखिए ये लिखा हुआ है. पहली बात तो इस स्लाइड पे हमने यही कहा हुआ है कि हम जैसे फोर्सेस को डेली लाइफ में देखते हैं और साइंस में देखते हैं, उसमें बहुत बड़ा एक बहुत डेफिनेशन ऑफ फोर्स डिराइव्स फ्रॉम मोशन. और ये कैसे फोर्स क्या क्या चीज है, फोर्स क्या करता है? फोर्स इज द एजेंट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी. मतलब बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसको स्टार्ट कर सके, जो आपका हाथ कर रहा था, बॉल जब रेस्ट पे थी उसको स्टार्ट कर दिया. चलते हुए बॉल को आपके हाथ ने स्टॉप कर, उसकी स्पीड अगर आप बढ़ानी या घटानी चाहें, तेजी से जा रही है उसको धीरे करना चाहे तो भी आपके हाथ को करना पड़ेगा. और ये या धीमे जा रही है तेज करना, तेज जा रही है धीमे करना, ये सब काम जब आपका हाथ कर रहा है तो तब आप कह रहे हैं आपका हाथ एक फोर्स लगा रहा है. हमारी जिंदगी में हमें फोर्स तो नजर आता नहीं, हमें तो अपना हाथ करता हुआ दिखता है. हमारा हाथ वो एजेंट नहीं है, वो हाथ जो फोर्स लगा रहा है, हाथ से जो उस पे वहां पे धक्का लग रहा है, वो ये सब काम कर रहा है. तो हाँ, नंदिनी ने कहा कि फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो एक्चुअली आप ये देखिए कि फर्स्ट लॉ जो है फोर्स की डेफिनेशन में ही है. अभी मैं बताती हूँ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लेकिन पहली बात फोर्स की डेफिनेशन ही वही है. फिजिक्स में फोर्स वो चीज है जिसकी वजह से कोई बॉडी बिल्कुल स्टेडीली चल रही हो, अगर एक स्पीड से चल रही हो, एक ही डायरेक्शन में चल रही हो, जिसको कांस्टेंट मोशन कहा जाता है. रेस्ट भी जो है कांस्टेंट मोशन की एक स्पेशल कंडीशन है कि जहाँ स्पीड जीरो है. तो स्पीड जीरो है या कांस्टेंट स्पीड से एक ही डायरेक्शन में कोई चीज चल रही हो, उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने वाला जो है वो फोर्स कहलाता है. उसको कम करना, तेज करना, दिशा डायरेक्शन बदलना, स्टॉप करना, स्टार्ट करना, वो सब जो है फोर्स के ही काम है. फोर्स वो एजेंट है. तो इससे ही फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन आती है. तो फोर्स की ये फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन है कि अ बॉडी टेंड्स टू स्टे इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट if it is at rest or in a state of constant motion unless a force acts on it. जब तक फोर्स काम नहीं करे, कोई फोर्स काम नहीं करे, कोई बॉडी अगर सीधे बैठी है तो सीधे बैठी ही रहेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही बैठी रहेगी वो और या फिर अगर सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में चलती है तो चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, सेम स्पीड से चलती जाएगी जब तक उस पर फोर्स एक्ट नहीं करे. पहली वाली बात तो हमें आम जिंदगी में बहुत साफ नजर आती है. कोई चीज बैठी रहती है जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं काम करता. जो दूसरी बात है, दूसरी बात बड़ी गहरी है कि क्या कोई चीज सदा के लिए चलती जाएगी अगर उस पर फोर्स काम नहीं करेगा. ये आम जिंदगी में तो दिखता है नहीं. आप एक बॉल को धक्का मारो, थोड़ी देर पे जाके रुक जाती है. आप एक बक्से को धक्का मारो, तेज धक्का मारो, बक्सा थोड़ी देर जाके रुक जाता है. तो वो तो चलती जाती नहीं है. क्यों? फर्स्ट लॉ का कहना है कि प्राची जी ने कहा कि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा होता है. एक्चुअली खाली स्पेस में ऐसा हो पाता है कि कोई चीज जब चलना चालू होती है तो चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, चलती जाती है. हमारी धरती पे नहीं हो पाता. क्यों? इसका मतलब हमारी धरती पे कोई ना कोई मतलब कोई चीज वैसे चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी. प्राची जैन आप ठीक कह रही हैं, सोलर सिस्टम में दिखता है, लेकिन सोलर सिस्टम को हम देख नहीं सकते ना. हमें तो अपनी आम जिंदगी दिखती है. हमारी आम जिंदगी में
चीजें चलती हुई चीज रुक जाती है क्योंकि वहां पे उसको रोकने वाला एक फोर्स होता है, वो हिडन फोर्स होता है, जो कि फ्रिक्शन जिसको हम कहते हैं, या कई बार एयर रेजिस्टेंस होता है। अक्सर फ्रिक्शन ही होता है। फ्रिक्शन ऐसा है जो चुपचाप काम करता हुआ, जमीन पे काम करता हुआ चीजों को रोक देता है। होता तो चीजें हमेशा के लिए चलती रहती हैं, जैसा कि स्पेस में होता है। स्पेस में जो भी हम लोग ने इंसानों ने रॉकेट्स भेजे, कोई भेजे, स्पेस व्हीकल्स भेजे, एक बार चले गए तो चले गए, वो चलते रहेंगे, इन्फिनिट टाइम तक चलते रहेंगे, क्योंकि उनको स्टॉप करने वाला कोई वहां पर फोर्स नहीं है। तो फर्स्ट लॉ में की डेफिनेशन ही आप देखिए, उससे ही फोर्स की डेफिनेशन आती है। फर्स्ट लॉ कहता है चीजें जो है अपनी स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन करेंगी, जैसी स्टेट ऑफ मोशन में है, कांस्टेंट मोशन मेंटेन करेंगी अनलेस अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो वो फोर्स जैसे ही आता है वो उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। तो फोर्स वही चीज है जो स्टेट ऑफ मोशन चेंज करती है। तो ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। सिड कह रहे हैं व्हाट आर यू सेइंग, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल ये कह रही हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि चीजें तब तक एकदम कांस्टेंट स्पीड से सेम डायरेक्शन में चलती रहती हैं जब तक कोई फोर्स नहीं एक्ट करे। वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करती, ना तो वो स्पीड को घटाती बढ़ाती हैं, ना वो अपनी डायरेक्शन बदलती हैं, वो सीधे सीधे चलती जाती हैं, जैसा कि स्पेस में होता है। जैसे ही कोई फोर्स उन पर काम करे तब उनकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकती है। तो इसीलिए हम फोर्स की डेफिनेशन भी यही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं फोर्स इज दैट एजेंट, ये स्क्रीन पे लिखी हुई डेफिनेशन, फोर्स इज द एजेंट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। इसका मतलब इट स्टार्ट्स इट, स्टॉप्स इट, चेंजेस डायरेक्शन या चेंजेस स्पीड। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ जो है एक इसी का स्टेटमेंट है, इसी का फॉर्मल स्टेटमेंट है। मिलिंद ने पूछा क्या यही कारण है कि अर्थ रोटेट करती जाती है? हाँ, लेकिन रोटेशनल मोशन एक दूसरे टाइप का मोशन है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम खाली स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये लॉ वहां पे भी अप्लाई करता है, ये सारे प्रिंसिपल्स वहां पे भी अप्लाई करते हैं। तो अब देखिए, इससे एक ये बहुत गहरी बात है। सौवित कह रहे हैं क्या मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकती हूँ? देखिए, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। देखिए, हमने जब आपने बॉलें लुढ़काई थी, पंकज जोशी पूछ रहे हैं मैम हाउ बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई एट हाई स्पीड इन एयर। मैं भी उस बात पे आती हूँ पंकज जोशी। पहले मैं अपनी पिछली वाली बात को फिर से रिपीट करती हूँ। देखिए, हमने बॉल लुढ़काई, तो बॉल को स्टार्ट करने के लिए मोशन, मतलब वो जीरो स्पीड पे थी, जीरो स्पीड से कोई किसी स्पीड पे पहुंची, वो मोशन स्टार्ट करने के लिए हमारे हाथ को फोर्स लगाना पड़ा। फिर वो किसी स्पीड से चल रही थी, उसे रोकने के लिए हमारा हाथ रास्ते में आया, हमारे हाथ को फोर्स लगाना पड़ा होगा। हमने तो हाथ रास्ते में रख लिया, जिसको हम रोकना कह रहे हैं, आम जिंदगी में हम कहेंगे रोका, लेकिन असल में हमारे हाथ ने उस पर फोर्स लगाया। अगर वो एक डायरेक्शन में जा रही है, आप उसको जैसे ही दूसरा डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन पलट देते हैं, चेंज कर देते हैं, तब भी आपके हाथ को फोर्स लगाना पड़ेगा। आपने उसको अगर जिस स्पीड पे चल रही है, स्पीड तेज करी तो भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर स्पीड धीमी करी तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा। बिना फोर्स के कोई चीज अपनी स्टेट ऑफ मोशन नहीं चेंज करती। यही बात फर्स्ट लॉ भी कहता है। और पंकज जोशी का अगर के सवाल का जवाब दें कि हाई स्पीड पे चिड़ियां कैसे उड़ती रहती हैं, तो चिड़ियों को लगातार फोर्स लगाना पड़ता है। वो किस पे फोर्स लगाती हैं और उनको फोर्स कहाँ से मिलता है, इस पे हम आगे आएंगे। लेकिन चिड़ियों को लगातार फोर्स चाहिए ताकि वो आगे उड़ती रहें। अगर उन्हें लगातार फोर्स नहीं मिले तो उनकी स्पीड धीमी होती जाएगी, मतलब एयर रेजिस्टेंस जो है, एयर उन पे रुकावट डालती रहेगी, हवा रुकावट डालती रहेगी और स्पीड धीमी होती जाएगी। जैसा कि हम जमीन पे किसी बॉल में देखते हैं, या किसी भी चीज को चलाएं या लुढ़काएं तो उसकी स्पीड धीमी होती जाती है, जब तक कि उसको बार बार फोर्स ना दिया जाए। तो चिड़ियों को भी कहीं से बार बार फोर्स मिलता है। कहाँ से मिलता है, अभी उस पर आगे आएंगे। चिड़ियां खुद अपने आप को फोर्स नहीं दे सकती, कोई चीज उन्हें फोर्स देती है, तो वो कहाँ से मिलता है उस पर आएंगे।
तो अभी हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। क्या वजह है? टाइम बताएंगे मेरे को? अभी स्क्रीन पे टाइम नहीं दिख रहा है। 4:16 हुआ है, तो हम 4:21 पे वापस आते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो आप चैट पे टाइप कर दीजिए। ठीक है, अब मैं इस डब्बे को उस तरफ धक्का दूंगी। सॉरी, आपको दिखाने के लिए मुझे और ऊपर लेना पड़ेगा। आप देख रहे हैं डब्बा जो है वो अगर चला तो डब्बा मैं उस तरफ चला रही हूँ, तो मतलब बॉल के ऊपर कोई फोर्स नहीं है ना। बॉल ये खास करके रोलिंग चीज है, तो फ्रिक्शन भी यहाँ बहुत कम है। असल में फ्रिक्शन कम करने के लिए कोई रोलिंग चीज लेनी पड़ेगी। लेकिन अब मैं जैसे इसको डब्बे को धक्का दे रही हूँ तो बॉल अपनी जगह पे बैठी रहती है, डब्बा मुंह पर जाता है। देखा आपने? डब्बा आगे बढ़ जाता है नीचे, मतलब ये कहिए कि बॉल के नीचे से जमीन खिसक गई, वो हो जाता है, बॉल अपनी जगह पे बैठी रहती है। ऐसा लगता है कि बॉल पीछे की साइड आ गई है, बॉल पीछे की साइड नहीं आ रही, बॉल अपनी जगह पे बैठी, डब्बा आगे खिसक गया, उसके नीचे की जमीन आगे खिसक गई, क्योंकि बॉल पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये इनर्शिया की वजह से हो रहा है। जिनके पास भी है डब्बा वो ये करके दिखें, और अगर डब्बा नहीं है तो आप बाद में करके देखिएगा। बल्कि जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं फाइनमैन, उन्होंने अपनी, हाँ ये प्राची जैन भी कर रही हैं, करिए करिए करिए। झटके से डब्बे को नहीं, बॉल को एक मिनट पहले बॉल को स्टिल हो जाने दीजिए, स्टिल हो जाने दीजिए, और अब डब्बे को आगे मूव करिए तो बॉल पीछे की साइड आ जाएगी। नन्नी कह रही है कि मैं क्या इनर्शिया को फिर से समझा सकती हूँ? मैं फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। इनर्शिया खाली इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कि चीजें अपनी जगह पर बैठी रहती हैं। मतलब अगर रेस्ट पे हैं तो रेस्ट पे रहती हैं, कांस्टेंट मोशन में है तो कांस्टेंट मोशन में रहती हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम इनर्शिया है, जिसकी वजह से बॉल अपनी जगह पे बैठी, उसके नीचे से डब्बा खिसक गया। ये बात आपको समझ में आई? ये देखिए स्क्रीन पे भी यही चीज लिखी हुई है। अपने आप मोशन कभी नहीं चेंज होगा। अगर मोशन की स्टेट किसी वजह से चेंज हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई फोर्स है। तो हर बॉडी में अपनी ये टेंडेंसी है कि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करती है। हाँ, दीपिका मौर्य ने कहा कि इट इज समथिंग लाइक पुलिंग टेबल क्लॉथ फ्रॉम अ टेबल फुल ऑफ क्रॉकरी। लोग कहते हैं कि अगर आप झटके से, अगर एक टेबल के ऊपर आपने कुछ क्रॉकरी कप वप रखे हैं, उसके नीचे से झटके से अगर नीचे का ये टेबल क्लॉथ खींच लें तो कप वहीं बैठा रहता है और टेबल क्लॉथ निकल आता है। कई एक्सपेरिमेंट्स हैं इनर्शिया के। मैंने ये टेबल क्लॉथ वाला तो किया नहीं है क्योंकि मुझे तो डर लगता है कि मेरी क्रॉकरी टूट जाएगी, लेकिन ये इसका बहुत सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन है जो अभी मैंने दिखाया। और जैसा मैं कह रही थी कि वो फाइनमैन, रिचर्ड फाइनमैन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, जैसा आप सबने सुना होगा। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि बचपन में उन्होंने एक गाड़ी, मतलब कार्ट जैसी थी, उसमें उसको ये करते हुए देखा। कार्ट में कोई चीज पड़ी थी, कोई बॉल पड़ी थी, और
कार्ट आगे की तरफ मूव कर गई, वो बॉल नहीं मूव करी। तो क्योंकि रिचर्ड का दिमाग, खुद का, फाइनमैन का दिमाग बहुत उर्वर था, तो उनके दिमाग में सवाल हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ कि बॉल नहीं मूव करी और गाड़ी आगे बढ़ गई। तो फिर उन्होंने सोचा और मतलब आगे पढ़ा फिर इनर्शिया के बारे में। मतलब इनर्शिया तो पहले से ही एक तरह से एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन हम लोग ये चीज रोज देखते हैं, हमारे दिमाग में सवाल नहीं आता है, फाइनमैन जैसे साइंटिस्ट के दिमाग में सवाल आया। तो अगर अभी तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नंदिनी कह रही है कि इसको हम मूवी में देख लें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो ये एक्सपेरिमेंट तो थोड़ा खतरनाक है ना, आपकी सारी क्रॉकरी टूट जाए फिर। देखिए बात ये है कि इस एक्सपेरिमेंट में जो भी चीज है वो झटके से इसलिए करनी पड़ती है। जैसे अगर आप टेबल क्लॉथ खींचते हैं, अगर कप के नीचे से, कप रखा है, गिलास रखा है, लोग करते हैं, ग्लास के नीचे से झटके से टेबल क्लॉथ खींचते हैं तो ग्लास रुका रह जाता है, टेबल क्लॉथ निकल आता है। ये सिर्फ झटके से इसलिए हो पाता है, अगर आप धीरे से करेंगे तो तुरंत ही फ्रिक्शन काम करना चालू कर देता है। फ्रिक्शन बहुत जल्दी काम करने वाला फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है काम करने के लिए। तो झटके से करिए तो फ्रिक्शन को टाइम नहीं मिला, इतनी देर में आपने खींच लिया। लेकिन अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो फ्रिक्शन काम करना चालू कर देता है और फ्रिक्शन ही खींच ले आएगा आपके गिलास को भी। विकास कह रहे हैं कि स्टील के यूटेंसिल्स इस्तेमाल कर लीजिए। हाँ बेशक, वो ट्राई किया जा सकता है। तो अब सब लोग जो है स्टील के गिलास के नीचे वो कोई टेबल क्लॉथ रख के, टेबल क्लॉथ से ज्यादा कोई चिकनी चीज रखेंगे तो ज्यादा आसानी होगी, फ्रिक्शन कम होगा और आप झटके से खींच के निकालिए। ग्लास कॉइन से तो ये अक्सर किया ही जाता है कि ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखा जाता है और उसके ऊपर एक कॉइन रखा जाता है और कार्ड को आप जैसे उंगली से मारते हैं, जिससे कार्ड आगे मूव कर जाता है, कॉइन टप से गिलास के अंदर गिर जाता है। इसको ये काफी कॉमनली इनर्शिया दिखाने के लिए किया जाता है और आप भी जरूर करके देखें। कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं इनर्शिया के इसका लिए। एक रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन वो भी है कि जब हम बस में बैठे होते हैं या मेट्रो में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो जब एक सडन धक्का लगता है, मतलब जब ट्रेन रुकती है या ट्रेन जब सडनली चलती है, वो जो हम धक्का महसूस करते हैं आगे की तरफ या पीछे की तरफ, वो भी इनर्शिया की वजह से ही होता है, isn't it? हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब आप जिस शोभित स्टेट में करके थे, दिखा रहे हैं। शोभित क्या करके दिखा रहे हैं? गिलास और कॉइन। शोभित आप अनम्यूट करके बोलो। इनर्शिया का एक एक्टिविटी ना, यार पेपर से आते हैं खींच नाम पे से हाँ ये देखिए सौभित ने किया, सबको दिखाई दिया। सौभित आप बोलिए ताकि लोग, आपका वो स्क्रीन सबके सामने आ जाए। एक बार बोलिए, कुछ भी बोलिए। मैम अभी जब हम जैसे हम फास्ट हम ये सीट को जल्दी से ऐसे खींच देंगे तो गिरेगा नहीं मैम, इनर्शिया के बारे में। बिल्कुल सही, आप लोगों ने देखा सौभित जो कर रहे हैं, वो झटके से खींचते हैं तो कार्ड निकल आता है, गिलास ऊपर बैठा रहता है। पर अगर धीरे, पंकज जोशी भी कटोरी से ट्राई करते हैं। पंकज आप अनम्यूट करेंगे क्या? भूल सर, दिस इज हो गया। बहुत बढ़िया हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मिलिंद उससे कर रहे हैं कॉइन वाला एक्सपेरिमेंट। मिलिंद, कैन यू अनम्यूट एंड स्पीक सो दैट वी कैन सी? मिलिंद गायब हो गया। नहीं आया। मिलिंद आपका वीडियो
फ्रीज हो गया था, आप दोबारा करेंगे और बोल दो एक बार। Sir, I'm showing it again. मिलिंद कीप एक्सप्लेनिंग, नहीं तो दूसरों को भी दिखेगा नहीं आपका। आपको कुछ बोलना पड़ेगा। Sir, when we strike the card fast, the coin retain its place and fall into the glass. Like this. Very good. Thank you, Excellent, Milind. excellent. तो और लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने अपने घर पे जब भी आप कर सकें जरूर करें। अच्छा, अब हम अगली चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इनर्शिया सबको क्लियर हो गया तो अब अगली स्लाइड पे देखिए कि हम अब बात कर रहे हैं फोर्सेस को सेंस करने की बात या मेजर करने की बात। ठीक है, हाथ पे जैसे अपने हाथ पे जहां पे आपकी बाइसेप होती है, यहाँ बाइसेप मसल होती है ना, जब हाथ को ऊपर करते हैं तो ये फूलती है, तो जहां पे इसके फूलने का पॉइंट हो वहां पे एक स्माइली ड्रॉ कर लीजिए, पेन से एक स्माइली बना लीजिए। और उसके बाद जब आप अपने हाथ में कोई सामान लेके या वैसे भी हाथ को मोड़ेंगे या हाथ में कोई वजन लेके, मान लीजिए मैं हाथ में ये डब्बा लेके अपने हाथ को जब यहाँ पे अगर मेरी स्माइली बना होगा, हाथ में डब्बा लेके मैं जब हाथ को मोड़ूंगी तो ये स्माइली अपना चेहरा बदलता है। तो ये सारे लोग करके देखें। पंकज जोशी कर रहे हैं। पंकज आप दिखा एक बार अनम्यूट करके कुछ बोलिए तो सबको नजर आएगा। जो जना बोलता है उसका स्क्रीन सामने आ जाता है। सौविद भी कर रहे हैं, मिलिंद कर रहे हैं। मैम जैसे कि Ma'am, when we contract our hands, the smiley gets bulge up. मैम अब जब हम बाइसेप्स दिखाते हैं मैम तब स्माइली का रिएक्शन कुछ और हो जाता है। मैम देख, हाँ बिल्कुल, स्माइली अपना चेहरा बदल लेता है जब आप वहां की मसल क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ऐश्वर्या भी कर रही हैं, अंशिका कर रही हैं। तो अगर काफी लोग कर चुके हों तो हम आगे बढ़े। लोग कह रहे हैं हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके हाथ पे यानी आपके इन बाइसेप्स पे कौन सा फोर्स आ रहा है?
ये कहाँ पे कोई पुश या पुल क्या है? मस्कुलर फोर्स तो ठीक है, उसका एक नाम है, लेकिन इस मसल पे फोर्स क्यों लग रहा है, या कौन सा फोर्स लग रहा है, या ये मसल किस पर फोर्स लगा रही है, ऐसा कहें तो? मसल्स तो फोर्स लगा रही हैं, वो तो हमने देख ही लिया, लेकिन किस ऑब्जेक्ट पे? जो ऑब्जेक्ट मैंने अपने हाथ में लिया हुआ था, मान लीजिए मैंने डब्बा लिया, तो ये डब्बा मेरे हाथ को नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसको ग्रेविटी खींच रही है, ये डब्बा नीचे, हाथ को नीचे दबाता है। तभी आपको वजन जो है, जब भी आप भारी वजन अपने हाथ में लेकर देखिए, आपकी हमारी मसल्स सेंस कर पाती हैं कि वजन कितना ज्यादा या कम है। तो आपको अपने अपने शरीर के अंदर महसूस हो जाता है कि वो भारी चीज है। तो अपने हाथ में कोई भी चीज भारी लेकर देखें, आपकी हमारे शरीर से मसल उसे सेंस करती है। क्यों? क्योंकि मसल को उतना ही जोर ऊपर की तरफ लगाना पड़ता है। डब्बा लगाया नीचे की तरफ जोर, डब्बा नीचे की तरफ दबाएगा, हमारी मसल इसी हाथ को ऊपर की तरफ दबाएगी। अगर मैं डब्बा हटा भी दूं तो भी मेरी ये मसल जो है फूल जाती है, या ये मसल बदलती है। क्यों? डब्बा भी नहीं है तब भी ये मसल जो है थोड़ी फूल रही है, या अपनी शेप बदल रही है, या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। क्यों? आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाथ लगा के देखिए, जब डब्बा नहीं भी है, मैं अपने हाथ को मोड़ रही हूँ, तब भी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ये कोई जोर लगा रही है। क्यों? प्रिया भट्ट ने कहा हमारा हाथ मूव कर रहा है, वो तो सही है, हमारा हाथ तो मूव कर रहा है, फोर्स कहाँ है? इस मसल को फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों ये फोर्स, ये आप किस चीज को सपोर्ट कर रही है? पहले तो मैंने कहा ये डब्बे, ये हाथ ऊपर की तरफ सपोर्ट कर रही थी, ऊपर की तरफ फोर्स दे रही थी, क्योंकि डब्बा नीचे दबा रहा था, ये ऊपर की तरफ दबा रही थी। अब किसको कर रही है? पंचमशी कह रहे हैं बिकॉज टू, मिलिंद कह रहे हैं गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी। क्या चीज इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी? देखिए, पहले तो हाथ में डब्बा था, नीचे की तरफ आ रहा था, अभी तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो अब क्यों इसको मसल को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत है? कॉन्ट्रैक्ट करके ये जोर लगा रही है, ये मसल क्यों जोर लगा रही है? अब क्यों लगा रही है? मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। उषा कह रही है हवा, दीपिका कह रही है फॉर मूवमेंट। नहीं, मूवमेंट नहीं, मैंने मतलब ऐसे हाथ करके ऐसे स्टिल भी कर लिया, अगर हाथ स्टिल कर लिया तब भी मेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है। टू मूव बोन्स, यस, हमारे हाथ में भी तो वजन है ना। अगर मैंने हाथ में कोई वजन नहीं भी पकड़ा हुआ है, मैंने डब्बा ना भी पकड़ा हो, तो है, इस हाथ का अपना वजन है, इसमें बोन है। वही जो आंचल जोशी ने कहा कि इस हाथ का अपना वजन है, तो उसको उठाने के लिए मेरी यहाँ की मसल जो है जोर लगा रही है, ऊपर की तरफ इसको जोर लगा रही है। और इसलिए हम जितना ये जो भी हम वजन उठाते हैं अपने शरीर से या जोर लगाते हैं, तो हमारी मसल सेंस कर लेती हैं। लेकिन ये तो खाली हमारी बॉडी से सेंस करना हुआ। क्या कोई और चीज भी बाहर है, ऐसी चीज जो फोर्सेस को सेंस कर सके? कोई और तरीका है फोर्सेस को सेंस करने का और मेजर करने का? नहीं, उठा के थोड़ा ना देखेंगे, चेयर को आप अपने हाथ में उठा के थोड़ा ना देखेंगे। आप जानना चाहते हैं उस चीज में उस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो जयिता ने कहा स्प्रिंग बैलेंस से। तो आप में से कुछ लोगों के पास स्प्रिंग बैलेंस है और कुछ को हमने भी भेजा हुआ है। अपना अभी एक स्प्रिंग बैलेंस लें, और तो हम ये रहा स्प्रिंग बैलेंस। तो पहली बात तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग्स नोटिस करिए, है ना। इसमें क्या यूनिट्स लिखे हुए हैं वो भी देखिए, है ना। स्प्रिंग बैलेंस फोर्सेस को मेजर करने की डिवाइस है। तो क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप फोर्सेस मेजर करें, तो आप अपने स्प्रिंग बैलेंस को या तो कहीं पे फंसा दें,
इसमें एक ये जो ऊपर का वो होता है लूप होता है, इसको कहीं पे फंसा दें। इसको हॉरिजॉन्टल रखिएगा, अभी वर्टिकल मत रखिए, हॉरिजॉन्टल रखते हुए इस पे 3 बार फोर्स लगाइए। पहले थोड़ा लगाइए और रीडिंग पढ़िए। और देखिए 2 यूनिट्स लिखी हैं, आपको जरूर इस पे 2 यूनिट्स मिलेंगी। पहले हल्का फोर्स लगाइए, फिर थोड़ा और लगाइए, तब भी रीडिंग पढ़िए, और थोड़ा और लगाइए तब रीडिंग पढ़िए। और रीडिंग को दोनों यूनिट्स में लिखे। हम उस बात पे आएंगे कि यूनिट्स 2 क्यों लिखी हुई हैं। थोड़ा फोर्स और फोर्स 3 बार फोर्स लगा के तीनों बार की रीडिंग्स लिख लीजिए दोनों यूनिट्स में। एक यूनिट है न्यूटन, एक यूनिट है ग्राम। हॉरिजॉन्टली रखिए, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टली रख के 3 बार फोर्स लगा के आपको यूनिट अपनी रीडिंग, जो भी रीडिंग आपका इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा है वो रीडिंग तो आपको हमें नहीं दिखानी है, लिख लीजिए और दोनों यूनिट्स में लिखिए। आप क्या पढ़ रहे हैं, कितने न्यूटन है और वो कितना ग्राम है। जो न्यूटन में पढ़ रहे हैं उसको ग्राम में भी पढ़िए और लिख कर दिखाइए। हाँ, आप हमें ये स्प्रिंग बैलेंस मत दिखाइए, 3 रीडिंग्स दिखाइए। तू भी एक उठा ले और तू भी देख, तो पढ़ूंगा। प्राची जैन कह रही है इसमें सिर्फ ग्राम्स ही है, ग्राम्स के साथ न्यूटन भी होगा। मिलिंद ने कुछ रीडिंग्स अपनी स्क्रीन पर दिखाई हैं। मिलिंद, आप क्या इसको वो अनम्यूट कर सकते हैं और बोल सकते हैं? कुणाल पूछ रहे हैं न्यूटन क्या होते हैं, हम अब भी बताते हैं। Sir, I have taken 3 different readings, which is equal to 100 gram 1 Newton, 200 gram 2 Newton, and 300 gram 3 Newton. श्वेता गुलाटी कह रही है कि ग्राम्स दोनों साइड पर है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। 1 मिनट मुझे चेक करने दीजिए। ओके, थैंक यू मिलिंद। कुणाल, शोभित, आप में से कोई रीडिंग शेयर करना चाहता है? अभी ये वाला जो है शोभित, आपके वाले में ग्राम और न्यूटन दोनों है कि खाली ग्राम ही है? देखिए रंजना थापर ने 3 रीडिंग्स लिख के दी हैं। 50 ग्राम जो है 0.5 न्यूटन है, 100 ग्राम्स वाला जो है 1 न्यूटन है और 300 ग्राम्स 3 न्यूटन है। यानी मतलब 1 न्यूटन 100 ग्राम के बराबर दिख रहा है हमें। प्राची जैन कह रही जो हमने भेजा था, हमने 2 तरह के भेजे हैं, वही मैं चेक कर रही हूँ। एक तो ये वाला है और एक जो दूसरा नया जो आया था, हमारे पास 2 तरह के हैं। एक में तो ग्राम और न्यूटन बहुत क्लियर है, इस वाले में ग्राम और न्यूटन बहुत क्लियर है, लेकिन जो दूसरा भेजा था वो मैं अभी वो भी देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। अगर नहीं है तो भी हमें कहना पड़ेगा कि देखिए ये असल में एक बहुत कंफ्यूजिंग मामला है। फोर्स की यूनिट न्यूटन ही है, फोर्स की यूनिट ग्राम नहीं है ना। ये बात हमें अच्छे से समझनी पड़ेगी। जयिता थोड़ा सा रुक जाइए, जिस चीज को मैं अभी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो और देखिए फोर्स की यूनिट न्यूटन उस बंदे के नाम पे है जिसने सारी दुनिया को, हाँ सही कह रहे हैं आप लोग, सही कह रहे हैं। ये जो बाद में आए हैं स्प्रिंग बैलेंसेस हमारे पास, जो हमने नए खरीदे, इस पे खाली ग्राम और ग्राम ही लिखा हुआ है, जो कि मतलब एक्चुअली बड़ा मिसलीड करता है। ये एक्चुअली मतलब रॉन्ग वो है, यूनिट है, और हम बताएंगे कि ये यूनिट क्यों लिखी जाती है। अब इस पे भी आते हैं हम, तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है जो अक्सर समझी नहीं जाती है।
फोर्स की यूनिट न्यूटन ही है। तो जैसे आपको रंजना थापर ने दिखाया था, ये विकास कहीं आप स्क्रीन पर दिखा सकते हो क्या, ये जैसे 1 न्यूटन इक्वल टू 100 ग्राम्स ऐसा। वैसे आप सिर्फ याद रख लीजिए कि 1 न्यूटन और 100 ग्राम्स, या तो 100 ग्राम्स लिख सकते हैं या 0.1 kg लिख सकते हैं। तो 1 न्यूटन इतने के बराबर जनरली दिखाया जाता है, ठीक है। इस पे लिखा नहीं है, पर हम इसीलिए आपको जानबूझ के कह रहे थे कि तीन थिंग्स लेकर देखिए, है ना। तो हमने पाया कि 1 न्यूटन जो है 100 ग्राम्स अभी दिखा रहा है, जबकि असल में न्यूटन ही फोर्स की यूनिट है। आपने जितना फोर्स लगाया आप न्यूटन में लगा रहे थे, आप ग्राम में फोर्स नहीं लगा सकते, फोर्स की वो यूनिट ही नहीं है। ग्राम किसकी यूनिट है, अभी हम बस उस बात पर आ रहे हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि देखिए, हम तो अभी मानिए कि जो कुछ आप मेजर कर रहे हैं वो आप न्यूटन में मेजर कर रहे हैं। रेडमी कह रहे हैं कि दिस इज फॉर एक्सपीरियंसिंग द फोर्स। नहीं, अभी जो हम ये अपने इससे कर रहे थे स्प्रिंग बैलेंस से, वो हम एक्सपीरियंस ही कर रहे थे, हम इसको खींच के देख रहे थे कि कितना फोर्स हम लगा रहे हैं और उसको ये जो इंस्ट्रूमेंट है कितना रीड कर रहा है। तो ये आप फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे थे, इसीलिए हमने कहा 2-3 रीडिंग्स ले लें और आप खींच के देख लें कि आप कितना फोर्स लगा रहे हैं। अब हम जो नेक्स्ट चीज करेंगे वो ये करेंगे कि इसको वर्टिकली रखेंगे। अब आपको नेक्स्ट काम करना ये है कि आपको इसको वर्टिकली कहीं पे टांगना है। कहीं टांग नहीं सकते तो हाथ में ले लें, और अब वर्टिकली इस पे कोई थोड़ी सी भारी चीज टांगे, लटका। तो मैं कोई चीज भारी लटका देती हूँ। देखिए, मैंने अपने इस पे स्प्रिंग बैलेंस पे मैंने कोई चीज लटकाई और देखूं मैं स्प्रिंग बैलेंस क्या पड़ रहा है। एक्चुअली ये चीज इतनी हल्की है कि कुछ पढ़ ही नहीं रही, कोई बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मैं थोड़ी सी और कोई वजनी चीज लेती हूँ। मैं अपना चश्मा लटका के देखती हूँ, मेरे चश्मे को गिराए नहीं तो अच्छा है। मैंने अपना चश्मा लटका दिया, इस पर तब भी कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा, मुझे कुछ और ही लटकाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने अब आप देख सकते हैं कि मैंने टेप का गोला लटकाया और इस समय ये पढ़ रहा है करीब 0.2 न्यूटन पड़ रहा है। 0.2 न्यूटन है और 20 ग्राम से करीब 20-25 के आसपास है। मतलब इतना जो है ये मुझे दिखा रहा है 0.2 न्यूटन। ठीक है, आप लोग भी जो भी चीज आप मेजर कर रहे हैं, जो भी चीज लटका रहे हैं, उसमें आप पढ़कर देखिए। नंदिनी, आपको अपना स्क्रीन दिखाना है तो आपको कुछ बोलना पड़ेगा और अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा, लेकिन 2 मिनट रुक जाइए। मैं कोई चीज इसके जरिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो मैं समझा दूँ तब आप बोल दीजिएगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी करा ये चीज करके देख ली। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि देखिए, मैंने कुछ लटकाया, अभी मैंने कहीं से नहीं खींचा, मैं कहीं से खींच नहीं रही हूँ, यहाँ मैंने पकड़ रखा। अगर मैं इसको दरवाजे पे भी लटका दूं या कहीं ऐसे किसी और चीज पे भी लटका दूं, तब भी ये अपने आप एक रीडिंग देने लगता है। तो
देखिए ना, हॉरिजॉन्टल रखा था तब मुझे खींचना पड़ा था टू गेट अ रीडिंग। जब मैंने खींचा तब रीडिंग आई। अब मैं नहीं खींच रही हूँ तब भी रीडिंग आ रही है। तो कोई तो खींच रहा है। कौन खींच रहा है? जयिता मैम, बच्चों को थोड़ा मौका दें प्लीज। तो आप सभी कह रहे हैं कि ग्रेविटी नीचे खींच रही है, या हम कहते हैं कि अर्थ नीचे खींच रही है, या ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं। मेनली बात ये है कि देखिए ना, वर्टिकल डायरेक्शन में चीजें बदल जाती हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई अपने आप इस इंस्ट्रूमेंट को खींचता हुआ नजर आ रहा है ना। मतलब मैंने अभी इस पे टेप का गोला लटकाया है, मैं अगर कुछ और डाल दूं इसमें और तो इसकी रीडिंग और बदल जाती है, मैं कुछ और डालूंगी तो बदल जाती है। तो अब जो है ये लगातार इसको कोई नीचे खींच रहा है, मैंने बिल्कुल नहीं खींचा। यानी अब ये हमारे फोर्स से इंडिपेंडेंट है, ये तो फोर्स कोई और ही लगा है। और जैसा आपने कहा, हमने ऐसा सुन रखा है हम सबने कि पृथ्वी ये फोर्स लगाती है, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या इसी फोर्स के लिए हमारे पास एक और नाम भी है? इस ग्रेविटेशनल फोर्स के का एक और कॉमन नाम क्या है? कॉमनली हम क्या कहते हैं जब हम ऐसे लटका लटका के चीजों को नापते हैं या तोलते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं? वेट। इसको हम बोलते हैं वेट या वजन। देखिए, तो ये जो है वेट जो है इसको खींच रहा है, मतलब आपके स्प्रिंग बैलेंस को खींच के इस पे बकायदा वो रीडिंग दे रहा है। तो वेट एक फोर्स है और उसकी यूनिट्स न्यूटन ही होनी चाहिए। न्यूटन फोर्स की यूनिट है, जैसा मैंने बताया था आपको। तो इसकी वेट की यूनिट्स जो है न्यूटन ही होनी चाहिए। लेकिन हम वेट को कई बार ग्राम में भी बोलते हैं, किलोग्राम में बोलते हैं, ऐसा वैसा। तो एक हम दो अलग अलग क्वांटिटीज के बीच में बहुत कंफ्यूज करते हैं और उससे जो है मामले को काफी बिगाड़ते हैं। तो नंदिनी, अभी आप कुछ कहना चाहेंगे कि हम आगे बढ़ सकते हैं? मतलब मैं इसी बात को आगे बढ़ा सकती हूँ? मैम अच्छा ओके, मेरा वही मेरे को एक्सप्लेन करना था। एक्चुअली मैंने एक छोटा सा वो ढूंढा था, बट एक्चुअली मैंने जब पढ़ के देखा तो मेरे को पता चला आपका और उनका एक्सप्लेनेशन सिमिलर है, तो कोई प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है। आगे बढ़ सकते। तो विकास, क्या आप इसके आगे की स्लाइड दिखा सकते हैं? आगे से भी आगे की एक स्लाइड में तो वर्टिकल हैंगिंग दिखाई है, उसके बाद का नेक्स्ट। इसके जो स्लाइड अभी आप दिखा रहे हैं इस पे वेट एक स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स है जो हमारी स्लाइड कह रही है कि जब हम चीजों को वर्टिकली लगाते हैं तो और ये जैसे हमने देखा कि पृथ्वी फोर्स लगा रही है या अर्थ फोर्स लगा रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वेट तो किसी चीज का कम होता है, किसी चीज का ज्यादा होता है। तो किस चीज को अर्थ जो है कम फोर्स लगाती है, किस पे ज्यादा फोर्स लगाती है? ये चीजों को अलग अलग फोर्स क्यों लगाती है? कोई चीज 1 किलो, मतलब सॉरी, अगर हम इससे पढ़ें, न्यूटन में पढ़ें, तो किसी पे 1 न्यूटन आएगा, किसी पे 10 न्यूटन आएगा, किसी पे 100 न्यूटन आएगा, ऐसा ऐसा। तो सॉवियत कह रहे हैं हेवियर गुड्स आर फोर्स। ठीक है, मे बी बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया, प्राची जैन का कहना है बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ मास, ड्यू टू डिफरेंट मास। हाँ, देखिए ना, बात यह है कि जो वेट है वो हम कुल मिला के पूछ रहे, वेट या जो जिस फोर्स से इसको चीजों को नीचे खींचा जा रहा है वो काहे पे डिपेंड करता है, और आप लोग कह रहे हैं कि मास पे डिपेंड करता है। अभी किसी ने बोला बिकॉज ऑफ डिफरेंट मास और वेट। देखिए, मास और वेट दो अलग अलग चीजें हैं।
हमने वेट तो देखा, वेट तो वो है जो पृथ्वी फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से नीचे खिंचाव होता है, और वो खिंचाव हमने देखा कम या ज्यादा हो सकता है ना। हम अलग अलग चीजों को लटकाएं तो अलग अलग चीजें अलग अलग रीडिंग देती हैं, कोई 1 न्यूटन, कोई 10 न्यूटन, कोई 100 न्यूटन। तो लेकिन मास क्या है? तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मास किस बल्ला को कहते हैं। तो मास की क्या कोई डेफिनेशन बता सकता है? आप सबने पढ़ी भी होगी, मास की क्या डेफिनेशन है, मास किसको कहते हैं? बिकॉज अभी अभी नहीं, मास किसको बोलते हैं हम? बच्चों में से अगर कोई बता सकता है तो। चैट में रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं लोगों के। एक सवाल भी आया था अंशुमला कि साइज से फर्क पड़ता है क्या? अभी हम आ रहे हैं, अभी हम आ रहे हैं इसी बात पे आ रहे हैं एक्चुअली कि किससे फर्क पड़ता है। तो ये कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि स्पेस से किसी ने कहा फर्क पड़ता है, क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मास। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं एक बॉल है वो लेके आना चाह रही हूँ। तो अगर आप मेरे स्क्रीन पर देखें तो एक बॉल ये है और एक बॉल ये है, मेरे एक राइट हैंड साइड में है, हाथ में है, और एक लेफ्ट हैंड साइड में है। इन दोनों में से किसका मास है? किसका मास है? अब आपको इस स्क्रीन पे 2 बॉल्स नजर आएंगी। विकास, ये अभी आपका ही क्यों हाईलाइट हुआ है? ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है? आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? जी मैम, दिख रही हैं 2 बॉल्स।
अभी आप एक बार फिर से ट्राई करना। इंटरनेट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, मैं इधर से कोशिश करती हूँ। ये रही 2 बॉल्स, इसमें से किसका मास है? चैट पे लिखना पड़ेगा प्लीज आपको। तो मिलिंद कह रहा है बड़ी वाली का। तो आपने कैसे जाना? आप कह रहे हैं कि बड़ी कैसे जाना? रंजना थापर भी कह रही हैं कि बड़े वाले का मास ज्यादा है, तो आपने कैसे जाना? मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कैसे जाना? इसकी साइज से। अच्छा, सौवित कह रहे हैं कि हम नहीं कह सकते। जयिता कह रहे हैं कि खाली देख कर हम नहीं कह सकते। देखिए, इस समय आप जो है खाली इसके वॉल्यूम को देख रहे हैं। इस वाले का वॉल्यूम बड़ा है, इसलिए आप कह रहे हैं कि शायद इसका मास ज्यादा है। इसका वॉल्यूम छोटा है तो शायद इसका मास कम होगा। पर हम पक्का क्यों नहीं कह सकते? अभी देखते हैं। वैसे शायद ऐसा हो सकता है कि इधर वाली बॉल में क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इससे ज्यादा हो। इसमें क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इसके अंदर ज्यादा, इसके अंदर ज्यादा रबड़ हो, इसके अंदर कम रबड़ हो, क्योंकि दोनों रबड़ की बॉल्स हैं। दोनों रबड़ की बॉल्स हैं, तो हम इसके अंदर जो है ज्यादा रबड़ है, इसके अंदर कम रबड़ है, ये हम शायद कह सकते हैं। तो हम या तो अगर एक ही चीज के 2 मासेस की बात कर रहे हैं तो हम वॉल्यूम से अंदाजा लगा सकते हैं। ज्यादा वॉल्यूम का मतलब ज्यादा सब्सटेंस। तो मास की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। लेके अच्छा, इसी तरह अगर हमारे पास मेरे हाथ में देखिए कंचे हैं, तो अब किसमें मास ज्यादा है? किस हाथ में? किस हाथ में मास ज्यादा है? लेफ्ट हाथ में। आपने कैसे जाना? आपने कैसे जाना? नंबर से। क्योंकि इस समय ये सब इक्वल नंबर, एक इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आपने इनके नंबर ज्यादा थे, तो आपने कह दिया कि ये ज्यादा नंबर्स हैं, तो इनका मास ज्यादा है। मतलब यहाँ पे कांच ज्यादा होगा और यहाँ पे कांच कम होगा। नंबर से और वॉल्यूम से कह दिया। लेकिन ये तो सेम मटेरियल के ऑब्जेक्ट से आसान था मामला। अब हमें कठिन हो जाते हैं। नहीं, अभी जो सफेद लेके मेरे में सफेद लेके नहीं, ऐसे सफेद जो एक मिनट मेरी वो बॉल फिर चली गई कहीं। सॉरी, मेरी बॉल नीचे गिर गई थी। तो अब जो है बॉल, क्या आप बता सकते हैं किसमें ज्यादा मास है, किसमें कम है? ये दोनों सेम मटेरियल नहीं है। ग्रीन
येलो ग्रीन जो है वो या व्हाइट वाली जो है वो, किसमें ज्यादा मास है? कह रहे हैं राइट हैंड में लेस मास है, योगेश कह रहे हैं नहीं बता सकते, उषा कह रही है सेम मटेरियल, नहीं सेम मटेरियल नहीं है, इन दोनों में नहीं है, मटेरियल सेम नहीं है, ये दो अलग अलग मटेरियल है। तो उषा कह रही है नहीं कह सकते। नंदिनी कह रही है आपको दिख नहीं रहा है। रेडमी कह रहे हैं कैन नॉट प्रेडिक्ट। कैन आई से? नंदिनी हाँ बोलिए। मैम one ball is made up of thermocol and one ball is made up of rubber. हाँ तो वो तो ये है कि आपको उसका मटेरियल गेस किया, अगर आपको मटेरियल नहीं पता हो इसके कलर से तो क्या आप कह सकते थे कि कौन सी हल्की मतलब कौन सी किसमें मास ज्यादा है किसमें कम है? अगर मटेरियल का नहीं पता लगता, मैं इसका ऐसी साइड आपको दिखाऊं जहाँ पे मटेरियल का नहीं पता लग रहा है, तो क्या आप कह सकते हैं? नो मैम। एग्जैक्टली, एक्चुअली खाली देख के मास को पता करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। इसके पहले आप कंचों में और बॉल्स में इसलिए दिखा पाए थे क्योंकि कंचे और बॉल आप सेम ही मटेरियल की दो चीजें कंपेयर कर रहे थे, पर अगर दोनों सेम मटेरियल नहीं है तो आपके पास कोई तरीका नहीं है इनको सिर्फ देख के कहने का कि इसमें मास ज्यादा है किसमें मास ज्यादा है। अब मैं मतलब बता सकती हूँ ये वाली असल में थर्माकोल है, जैसा अभी मिलन ने कहा ये थर्माकोल की पेंटेड बॉल है। अभी पेंट थोड़ा कम हो गया और पेंट कर दें तो बिल्कुल ही नहीं पता लगता है। और ये जो है रबड़ की बॉल है, और ये रबड़ की बॉल ज्यादा वजन वाली है, वजन नहीं सॉरी मास वाली है। ये मुझे सिर्फ वजन से पता लगता है, जब मैं इनको अपने हाथ पर वाले हाथ आती है इसका वेट ज्यादा है इसका वेट कम है, मेरे हाथ बहुत कम है, तो वेट को कंपेयर करने से पता लगता है कि इसमें मास ज्यादा है। जिन चीजों का मास ज्यादा होता है उनका वेट ज्यादा होता है, और जिनका मास कम होता है उनका वेट कम होता है। यानी अर्थ ज्यादा मैसिव चीजों को ज्यादा खींचती है, कम मैसिव चीजों को कम खींचती है। तो मास जो कि क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है उसका पता हमें वेट से ही लगता है या दूसरे फोर्सेस से लगता है। सिवाय फोर्सेस की मदद से जानने के अलावा हमारे पास मास को जानने का कोई तरीका नहीं है। तो इसीलिए ये जो स्प्रिंग बैलेंस भी है, स्प्रिंग बैलेंस भी जब असल में ये तो खाली क्या चीज नाप सकता है, खाली वेट नाप सकता है, अर्थ कितना खींच रही है ये सिर्फ इतना ये नापता है। लेकिन इससे जो है ये जब यानी ये वेट न्यूटन में नापता है, लेकिन हम क्योंकि हमें वेट और मास का रिलेशनशिप पता है तो हम मास को कैलकुलेट कर लेते हैं, मास जो कि ग्राम्स में होता है, ग्राम्स या किलोग्राम में होता है। मतलब और अभी रिलेशनशिप आपने देखा था, दोनों में एक 10 का अंतर है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आता है। तो नंदिनी पूछ रही है कि साइंस के टर्म में हम मास को कैसे डिफाइन करते हैं? एग्जैक्टली ऐसे, एज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। मास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, आगे पता नहीं क्या क्या चीजें वो तय करता है, मास तय करता है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल जो है हम देख के नहीं जान सकते, हम केवल फोर्सेस की मदद से जान कर सकते हैं। एक तो ये वाला फोर्स जो उसको नीचे खींचने वाला फोर्स है, या तो ये, या फिर एक दो और तरीके हैं जैसे आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं। विकास नेक्स्ट स्लाइड। सौवित कह रहा है इजंट इट मोल? मोल बिल्कुल अलग चीज है, मोल बिल्कुल अलग चीज है। मोल पर हम कभी केमिस्ट्री में आएंगे, यहाँ पर हम खाली मास की बात कर रहे हैं। मास इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
तो यहाँ पे जैसे आपने स्क्रीन पे 2 ढेरियां दिखाई दी, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड वाली ढेरी में ज्यादा है, क्योंकि वॉल्यूम भी ज्यादा दिख रहा है, नंबर्स भी ज्यादा दिख रहे हैं। ये कोई दाने हैं तो नंबर्स इसके ज्यादा हैं। लेकिन जैसा वो 2 बॉल्स मैंने दिखाई थी, देख के आप, जब दोनों सब्सटेंसेस अलग अलग हैं, आप नहीं कह सकते